हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन जिफी एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जिफी एजुकेशन जो है एक जॉइंट वेंचर है जो कि माइडस इंग्लिश एकेडमी और एक्यूमेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी से संबंधित है। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो एरर फाइंडिंग टेक्निक्स पर बेस्ड है। एरर्स, कोई भी इंग्लिश का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एरर्स ज़रूर हैं उसमें। और एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी हम एरर सॉल्व करते हैं तुक्के ज़रूर मारते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे टेक्निक्स के थ्रू मैं आपको ये सिखाऊं कि एरर कैसे सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट आप इस बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसमें तुक्के ना लगाएं, बल्कि उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करें। और इस पहले पार्ट में, पहले वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसमें मैं सिखाऊंगा कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, और कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसे सीखें। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप एक बार स्लाइड को पॉज करें, आप मन में सोचें कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है और फिर आप उसे खुद सॉल्व करें। इसके बाद आप मेरे आंसर या टेक्निक को जानें। तो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द ट्रक which is stopped by the policeman contained a number of smuggled leather bags, और नो एरर लिखा हुआ है। ऐसा आप अक्सर देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे पहले कुछ टेक्निक्स की। जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पढ़ें तो पहले ये जरूर देखें कि जो भी एरर आप देखेंगे ना, वो ज्यादातर क्वेश्चंस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहला पार्ट आपको ये देखना है कि कौन से टेंस पे बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन में आप आगे मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लिखा है द ट्रक विच इज स्टॉप्ड बाय पुलिसमैन। एक बात आप याद रखें, यदि किसी सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस है तो आगे वाला पार्ट भी पास्ट टेंस जरूर होगा। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, अ ट्रक विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड लेदर बैग्स। इसका मतलब यह है कि एक ट्रक है जो कि पुलिसमैन ने पकड़ा और जिसमें स्मगल्ड लेदर बैग्स उसको मिले। इसका मतलब वो ट्रक पकड़ चुका है, लेदर बैग्स उसको, स्मगल्ड लेदर बैग्स उसको मिल चुके हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस अभी नहीं पकड़ा है, या ये ट्रक उसने अभी नहीं पकड़ा है, उसने पहले पकड़ लिया है, और लेदर बैग्स भी उसको वहां से उसने सीज कर लिए हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन या ये बात जब बोली गई या लिखी गई तो अभी नहीं हुआ ये एक्शन बहुत पहले हो चुका है। तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस पे बेस्ड है। अब आप वैसे भी देखें, एक सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट टेंस से यहाँ पे हो रही है और आगे वो कह रहा है कि ट्रक पकड़ चुका है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। आपको यहाँ इस की जगह पे वॉज करना पड़ेगा। अगर आप वॉज करेंगे तो सेंटेंस होगा द ट्रक विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन। मतलब जो ट्रक पुलिसमैन के द्वारा रोका गया था उसमें लेदर बैग्स मिले, और तो अभी नहीं मिले, वो पास्ट टेंस मतलब पहले मिल चुके हैं। इसलिए हमें इस सेंटेंस को सुधारने के लिए इसके जगह पर वॉज करना पड़ेगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे भी पास्ट टेंस जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को पहले अपनी गलती देखनी चाहिए, फिर दूसरों में गलती निकालनी चाहिए। अब इसमें हम टेक्निक पे बात करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है? वन, ONE, वन। मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ वन का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही अगर हमेशा सब्जेक्ट पर ही बेस्ड, यदि किसी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसके बेस पर ही उसके ऑब्जेक्टिव केस चलते हैं, या उसके केस पर ही उसके पॉजिटिव केस भी चलते हैं। अब पॉजिटिव केस मतलब यहां पे आप देखिए, वन शुड लुक फॉर हिज फॉल्ट। यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है और पॉजिटिव केस में लिखा है हिज, जबकि हम ये जानते हैं जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होता है तो उसका पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज। यदि आई होता है तो पॉजिटिव केस होता है माई, यदि वी होता है तो पॉजिटिव केस होता है अवर। और यहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट में लिखा है वन, तो पॉजिटिव केस होगा वंस, ONE''S। तो यहां पर हमें यह करना है कि हर एक इंसान को अपनी जो गलती देखता है पहले अपनी गलती देखे, फिर दूसरों में देखे। तो वन शुड लुक फॉर वंस ओन फॉल्ट एंड देन
फॉर दोज ऑफ अदर्स। इसके बाद उसे दूसरे में गलती देखनी चाहिए। इसमें हमने सीखा कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो तो उसका पॉजिटिव केस वंस होना चाहिए, ना कि हिज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्स्टिकल्स टू विच मिस्टर मंडेला हैड टू कोप विथ वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। इसका मतलब जो ऑब्स्टिकल्स मतलब परेशानियां, जिन परेशानियों को मिस्टर मंडेला ने फेस किया है। एक और देखिए बड़ी अच्छी बात है, ऑब्स्टिकल्स के बाद कभी भी प्रेपोजिशन के रूप में हम किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो टू वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है, द ऑब्स्टिकल्स विच विदाउट टू, क्योंकि ऑब्स्टिकल वर्ड एक ऐसा वर्ड है उसके बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो हो गई इस सेंटेंस की एरर। लेकिन एक और मैं आपको बात समझाता हूं, अक्सर करके एरर आपको यहां भी देखने मिलेगी, कोप विथ। आप देखेंगे कई क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा आपको कोप अप। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कोप अप, इसका मतलब उबर पाना, निकल पाना। कोप के साथ कभी भी अप का यूज नहीं होता, कोप के साथ हमेशा जो यहां विथ लिखा हुआ है हमेशा वही होगा, कोप विथ, ना कि कोप अप। तो ऑब्स्टिकल्स के बाद हमने इस क्वेश्चन में ये देखा, ऑब्स्टिकल के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर लगेज यू विल कंटिन्यू टू सफर। अगर आप अपनी भाषा या लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब यहां पे एक वर्ड देखेंगे अनलेस एक ऐसा शब्द है जिसके बाद नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस यदि नहीं मतलब यदि आप अपने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब अनलेस वर्ड हमेशा याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में आपको कौन सा वर्ड मिले, अनलेस के अलावा और भी वर्ड होते हैं जैसे अनटिल या फॉरबेड या रिफ्यूज्ड या डिनाइड, ऐसे वर्ड्स, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड। इन वर्ड्स के बाद भी, ये जितने भी वर्ड्स मैंने यहां पे दिए हैं, इन वर्ड्स के बाद भी आपको नॉट का यूज नहीं करना होता है। जब भी ये वर्ड आपको देखने मिले आप हमेशा कोशिश करें ये देखें कि कहीं इन शब्दों के बाद नॉट तो यूज नहीं है, क्योंकि खुद ये नेगेटिव वर्ड है, इनमें खुद ही नहीं वर्ड पहले से है। फॉरबिड यानी मना करना, अनटिल यानी जब तक नहीं, अनलेस यानी यदि नहीं, रिफ्यूज मतलब मना करना, डिनाइड यानी मना करना। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिनके बाद जिनमें नॉट वर्ड एक्चुअली निहित है या नॉट वर्ड पहले से ही है। हम इन शब्दों के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री फॉर अ व्हाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। मतलब उसने कहा कि यदि हम थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हम आगे की जर्नी के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब इसमें लिखा है सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। अब दोस्तों मान लेते हैं ये एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के नीचे यदि आप बैठे हुए हैं तो आप कभी भी, ये शेड है मान लेते हैं, ये यहाँ पे ये सूरज है और इसका ये शेड आया, तो इस पेड़ के नीचे ये लड़का बैठा हुआ है सपोज, तो ये कभी भी अंडर द शेड नहीं बैठ सकता, ये बैठेगा इन द शेड हमेशा। यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठा है और उसकी छाया यहाँ तक पड़ रही है सपोज, तो हम बोलेंगे इन द शेड, ना कि अंडर द शेड। अंडर नहीं, आप अगर पेड़ के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे अंडर द ट्री, आपको बोलना पड़ेगा अंडर द ट्री। हाँ, अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता सिटिंग अंडर द ट्री एंड इन द शेड ऑफ द ट्री तो ये सही होता, लेकिन उसने शेड वर्ड का यूज अंडर के साथ कर लिया जो कि गलत है। शेड वर्ड के लिए हमेशा इनका यूज करना चाहिए। इसका मतलब इस वाले ए पार्ट में इसमें भी एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो इट इज समर नाउ, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू हुआ। ऑल्दो इट इज समर नाउ कि अभी समर है, अभी गर्मी का सीजन है। द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज, मतलब सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है और वो ये कह रहा है कि अभी गर्मी का सीजन है, इसका मतलब हिल स्टेशन का सीजन या जो वेदर है वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस से लग रहा है, शुरू हो रहा है, अब वो कह रहा है कि
प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पे अचानक ही उसने सेंटेंस में क्या कर दिया, वॉज कर दिया, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से शुरू होके अचानक वॉज में कैसे आ गया? जब किसी भी एक जगह पे, एक स्थान पे, एक दिन में, सपोज आज संडे है और इंडिया के किसी एक और जगह पे आज भी वही दिन में, तो संडे ही होगा, अचानक वही दिन तो चेंज हो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है आज गर्मी का दिन है, अच्छा है, तो हिल स्टेशन में भी आज के दिन अच्छा लग रहा होगा। अब ये सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट ले लिया और यहाँ पास ले लिया, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। आपको यहाँ करना पड़ेगा ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज के प्लेस पर होगा इज, तब ये सेंटेंस सुधर जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयर आस्क्ड मी, इसका मतलब ये सेंटेंस बना तो पास्ट टेंस पे है, लेकिन यहां पर अगर आप नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानते हैं तो यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है, यहां से लेकर के इतना हिस्सा जो है वो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यहां से यहां तक का जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो कहलाता है रिपोर्टेड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में आपको आस्क्ड वर्ड मिलता है, आस्क्ड, तो रिपोर्टेड वर्ब एक तो पास्ट टेंस होगा, जैसे यहां पे हेड लिखा है जो कि पास्ट टेंस पे लिखा है, यहां पे WH वर्ड हुआ, यहां पे अगर WH वर्ड आता है, जैसे कि यहां लिखा है वेयर, वेयर ना लिखकर यहां पे सपोज वाई लिखा होता या वेन लिखा होता या वेयर लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, इसके बाद आप हमेशा ध्यान रखना, अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर हैड आई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आपको देखने मिलता है, यहां आस्क देखने मिलता है, तो हैड आई कभी नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन फॉर्मेट में सेंटेंस चेंज हो जाएगा और वेयर वर्ड के बाद आपको लगाना है पहले सब्जेक्ट और फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और वो भी पास्ट टेंस का होना चाहिए। तो अगर हम इस सेंटेंस में द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई और फिर हेड, अगर हम आई हेड कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। कभी भी याद रखना, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड पे ध्यान रखना, यहां आस्क वर्ड देखने मिले तो WH वर्ड के बाद हेड आई के स्थान पे या जो भी हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट होगा, हमेशा सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ही हैज नॉट ओनली, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है कंजंक्शन के बेस पे, इस बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी समझाया है, आप यहाँ फिर से एक बार को देखें। ही हैज़ नॉट ओनली बिल्ट दिस हॉस्पिटल बट ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फेनेज, उसने ना केवल एक हॉस्पिटल बनाया बल्कि उसने ऑर्फेनेज भी बनाया। अब इस सेंटेंस को आप देखें तो मैंने एक रूल समझाया था, यदि कहीं पर आपको नॉट ओनली मिले तो नॉट ओनली के बाद सपोज नाउन आता है तो आगे बट ऑल्सो से, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए। यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब आया तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आएगा। नॉट ओनली के बाद यदि एडजेक्टिव आया तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ देखिए नॉट ओनली के बाद वर्ब आया और यहाँ भी बट ऑल्सो के बाद वर्ब आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आवर सरप्राइज वी नोटिसेस दैट एवरी सोल्जर, एक तो ये नोटिसेस, सॉरी इसमें गलती हो गई है, नोटिसेस वी अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी, तो नोटिसेस नहीं होगा, पहले तो यहाँ पे क्या होगा, नोटिस। वी नोटिस दैट एवरी सोल्जर, यहाँ पे देखिए लिखा है एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। एक और बात, यहाँ पे वर की जगह पर, इस वर की जगह पर यहाँ आना चाहिए वॉज। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैंने टाइपिंग में थोड़ा शायद मिस्टेक कर दी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो अक्सर एक ही एरर होती है, यहाँ 2 एरर आ गई हैं। आप पर ये ध्यान रखें, वी के साथ नाउन हमेशा प्लूरल चलेगा, सिंगुलर नहीं चलेगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट एरर ये भी एक देखते हैं, एवरी, यदि किसी एक नाउन के बाद क्या लिखा हुआ है, एवरी, एक और नाउन है इसके बाद क्या लिखा है, एवरी, तो दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों ही नाउन के पहले एवरी आया है, दोनों ही नाउन के पहले एवरी आया, लेकिन हम उसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं और वर्ब हमेशा क्या होगी, वॉज, ना कि वर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज, ना कि वर।
इन दोनों ही सब्जेक्ट को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। एक रूल होता है, यदि दो नाउन, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों ही नाउन के पहले ईच या एवरी शब्द का यूज हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये, ईच या एवरी शब्द का यूज हो, तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। इसी वजह से यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉज आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नीदर ही नॉर आई, नाइदर के बाद लिखा है ही, नॉर के बाद लिखा है आई, दोनों ही एक प्रकार से प्रोनाउन है और सही यूज किए गए हैं। आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगी हुई है, वॉज एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट, ना ही वह ना ही मैं सही निश्चित समय पर टास्क को खत्म कर पाए। इसमें कोई एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हैड, सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है। हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, एक तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि किसी सेंटेंस में हैड आता है तो हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ मेन वर्ब हमेशा कौन सी होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, जो कि इन्फॉर्म्ड लिखी है, जो कि थर्ड फॉर्म ही है। आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प, अब आई वुड हैव, वुड के साथ वंस अगेन आ गया वुड हैव, वुड हैव जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होगा, लेकिन जब भी वुड हैव हो तो मेन वर्ब हमेशा उसके साथ जो आएगी वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई वुड हैव हेल्प नहीं होकर क्या होगा, हेल्प। अब सिर्फ वुड हैव नहीं, अब अगर यहां पे लिखा है वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इन सभी के साथ हैव ही लिखा हुआ है, तो इन सब के साथ वर्ब हमेशा कौन सी होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। यहां क्या लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, हमें क्या करनी थी, थर्ड फॉर्म, और ये करके हम सेंटेंस को सुधार लेंगे। द टेररिस्ट्स मतलब प्लूरल है, वर है, प्लूरल है, प्लूरल सही लिखा हुआ है, caught just as they were about to escape from the jail, तो टेररिस्ट को ठीक उसी वक्त पकड़ लिया गया जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे जेल वर्ड आया है और जेल वर्ड के पहले द शब्द का यूज है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जेल शब्द के पहले द नहीं लगानी चाहिए जब तक कि हमें जेल में कुछ ऐसा नहीं मिल पाए, जैसे एस्केप फ्रॉम द मुंबई जेल, या एस्केप फ्रॉम द भोपाल्स जेल, या एस्केप फ्रॉम द इंदौर जेल। मतलब जेल के पहले यदि एक स्टेट का नाम या शहर का नाम कुछ ऐसा मेंशन होगा तब आप लगाएंगे, जैसे इसमें लिखा है द टेररिस्ट वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द भोपाल्स जेल, भोपाल की जेल से भागने की उसने कोशिश की, तब उसको पकड़ लिया गया। अब यहाँ भोपाल या इंदौर या मुंबई या दिल्ली कुछ तो लिखा नहीं है, सिर्फ जेल के पहले द लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से द हमको हटाना पड़ेगा, और जैसे ही हम द हटा देंगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टॉर, मतलब जो कुछ भी कपड़े उसके पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो सभी पुराने और फटे हुए थे। टैटर्ड एंड टॉर्न, एंड के पहले और एंड के बाद हमेशा एक जैसे वर्ब या एक जैसे एडजेक्टिव या एक जैसे नाउन हमें यूज करने चाहिए। अब यहाँ लिखा है टैटर्ड, जो कि सेकंड फॉर्म में है, या फटे पुराने, मतलब उसका मतलब जो है वो क्वालिटी को दिखा रहा है, कपड़े कैसे फटे और पुराने। लेकिन टैटर्ड तो ठीक है, सेकंड फॉर्म पे दिख रहा है, लेकिन टॉर्न्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली टीयर होते हैं, टीयर, टोर, और थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न, TORN, ना कि TORNED। तो ED जो है वो सुपरफ्लस लगा हुआ है, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब तक हम इसको टॉर्न नहीं करेंगे सेंटेंस नहीं सुधरेगा। आप इसे टॉर्न कर दीजिए और सेंटेंस सुधर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन दिस हाउस, मतलब जो भी लोग, सभी लोग, जितने भी लोग थे, लिविंग इन दिस हाउस इंक्लूडिंग द सर्वेंट, मतलब लोग तो रहते ही थे, साथ में सर्वेंट भी रहता था, वॉज इन्वाइटेड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको यहां देखने मिलेगा कि यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये, और एक और सब्जेक्ट लिखा है ये। दो सब्जेक्ट किस चीज से जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग। यदि कभी भी दो सब्जेक्ट आपको देखें इंक्लूडिंग वर्ड से जुड़े हुए, INCLUDING, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग के अलावा एक्सक्लूडिंग और भी वर्ड्स होते हैं, तो इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एज वेल एज, इन शब्दों से यदि कोई भी दो सब्जेक्ट कभी जुड़े हों। अच्छा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है, एंड का यूज नहीं किया गया है, एंड नहीं, बात अलग कंजंक्शंस की हो रही है। तो इन वर्ड्स के साथ यदि किया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के
अनुसार होगी। पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, ऑल द पीपल, मतलब प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, मतलब वॉस के स्थान पे होना चाहिए वर, तब ये होगा, मतलब सभी लोगों को, साथ ही साथ सर्वेंट को भी वहां पर इनवाइट किया गया, तो सभी लोग, पीपल प्लस सर्वेंट, कुल मिला के वर्ड सब्जेक्ट जो हो गए वो प्लूरल होंगे, इसलिए वहां वॉस के स्थान पे वर का यूज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट। रवि ने सोचा कि हालांकि उसने सभी क्वेश्चंस किए हैं ऑल्दो, लेकिन वो पास हो सकता है। रवि थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, रवि ने सोचा कि वो पास हो सकता है, हालांकि उसने सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छा नहीं लिखा, जबकि उसको कहना चाहिए रवि ने सोचा कि वो पास एग्जाम हो सकता है, हालांकि उसने सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छा नहीं, सही नहीं, करेक्ट मतलब सही या अच्छा, तो सही वर्ड जो आया, सही तरह से नहीं लिखे हैं। अब वो कहना चाह रहा है सही तरह से नहीं लिखे हैं, तो करेक्ट वर्ड का मतलब तो सही होता है, लेकिन अगर हम ly लगा दें किसी एडजेक्टिव में, जैसे करेक्ट, करेक्ट में अगर हम ly शब्द को जोड़ दें तो बन जाएगा करेक्टली, और करेक्टली वर्ड जब होता है तो इसका मतलब होता है सही तरह से, सिर्फ सही तरह नहीं, सही तरह से। वो जानता था कि उसने सही तरह से सभी आंसर्स नहीं दिए हैं, इसलिए वो शायद ही पास हो। रवि थॉट दैट ही वुड पास, रवि ने सोचा कि वो पास हो सकता है, हालांकि उसने सही तरह से आंसर को नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड को करेक्टली करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सुधरेगा। Nobody believed him when he said that his son was gone out of the country. किसी ने भी उसकी बात को विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उसका जो बेटा है वो कंट्री के बाहर जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें was और gone, ये was gone लिखा तो सही है क्योंकि ये पैसिव वॉइस पे लिखा है, was where के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लिखा भी वही है, लेकिन उसकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया। अब वो कह रहा है कि जब उसने किसी को बताया कि मेरा बेटा जो है वो कंट्री के बाहर जा चुका है, तो उसकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया, मतलब was gone नहीं, nobody believed him when he said that his son was gone नहीं, उसका बेटा देश के बाहर जा चुका है ये उसने बताना चाहा, तो was gone की जगह होना चाहिए यहाँ पे had gone, क्योंकि was gone अगर हम बोलेंगे तो वो पैसिव वॉइस में होगा, सिंपल पास्ट, उसका बेटा गया, जबकि वो ये कहना चाहता है किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया, जबकि जब उसने ये बताया कि उसका बेटा देश के बाहर जा चुका था, तो जा चुका है ना कि देश के बाहर गया, तो चुका वर्ड या चुकी वर्ड आता है ना, तो हैड का यूज करना चाहिए ना कि वॉस का, इसी वजह से वॉस गॉन की जगह पे हैड गॉन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सुन एज, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए एक ट्रिक है यहाँ पे, एज सुन एज, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत आपको एज सुन एज, सिर्फ एज सुन एज नहीं, एज भी हो सकता है, सिंस भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपको इन वर्ड से देखने मिलती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे और किसी कंजंक्शन की, अब हमें किसी और कंजंक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखें, एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स, जैसे ही उसने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स खोला, देन, अब देन एक कंजंक्शन है, अब ये ऑलरेडी एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए, और एज सुन एज अपने आप में एक सिंगल कंजंक्शन की तरह काम करता है, इसके लिए किसी और कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। वुडन बॉक्स से एक माउस बाहर निकला, एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड वुडन बॉक्स अ माउस जम्प्ड आउट ऑफ इट, इसमें देन की जरूरत नहीं है। यदि आप इस सेंटेंस को यहां से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, अ माउस जम्प्ड आउट ऑफ इट एज सुन एज ही ओपन द वुडन बॉक्स, तो इसका मतलब अगर आप यहां से पढ़ें तो आपको सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन अगर आप यहां से पढ़ें देन अ माउस जम्प्ड ऑफ इट एज सुन एज ही ओपन द ओल्ड बॉक्स, तो बड़ा अजीब लगेगा। इसका मतलब यही है, क्वेश्चन में केवल घुमा के लिख देते हैं, आप ये याद रखना, एज सुन एज से सेंटेंस की शुरुआत हो तो कंजंक्शन का यूज नहीं करना है, और ऊपर ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन्हें भी आप थोड़ा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डली, हार्डली से जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो दो रूल जरूर याद रखें। एक तो हार्डली के बाद रूल ऑफ इन्वर्जन, एक होता है रूल ऑफ इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है हार्डली के बाद यदि कभी भी सेंटेंस आए तो ROI लगेगा। ROI का मतलब होता है हार्डली के बाद, जैसे ROI का मतलब होता है जैसे हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट, कभी भी एक बात याद रखना, या फिर मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहां देखो हार्डली, डिड, ही, ये लिखा हुआ है ROI, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी फिर सब्जेक्ट लगाया, मतलब ROI लगा हुआ है, रूल ऑफ इन्वर्जन सही लिखा है। लेकिन यहां क्या लिख दिया उसने, वेंट। अब एक रूल हमेशा याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होनी चाहिए। यहां लिखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड आ गया तो फिर वेंट नहीं आना चाहिए, बल्कि वेंट के स्थान पे गो आना चाहिए, सेंटेंस सुधर जाएगा। ये था पहली बात। और दूसरी बात, यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपको हार्डली शब्द से मिले तो एक कंजंक्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, इन वर्ड्स के साथ, और भी वर्ड्स हैं हार्डली के साथ, तो आपको कंजंक्शन क्या मिलनी चाहिए, व्हेन। अक्सर करके यहां भी एरर आती है, व्हेन के स्थान पे क्या लगा देते हैं वो, देन। तो ये आप ध्यान रखना, गलत होगा, हमेशा व्हेन ही मिलना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी द प्रॉफिट। ओहो, यहां पे देखिए दो सेंटेंस कंपेयर किए जा रहे हैं, मतलब जैसे ही वो काम, जितनी जल्दी वो काम कर लेगा उस वैसे ही उसको लार्जर, मतलब लार्जेस्ट प्रॉफिट भी मिल जाएगा। जितनी जल्दी काम आप कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब जब भी दो चीज़ों की हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए, पहली चीज़ तो कंपैरेटिव डिग्री। और जब भी एक सेंटेंस में दो आपको वर्ब या डिग्री देखने मिलती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है द फास्टर और यहाँ लिखा है द लार्जेस्ट, मतलब यहाँ तो उसने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली। जब सेंटेंस में एक ही चीज से कंपैरिजन हो रहा है, जैसे ही आप फास्ट कंप्लीट काम करेंगे वैसे ही प्रॉफिट भी लार्जेस्ट होगा आपको। अब ये लार्जेस्ट और फास्टर कुछ अजीब है, यहाँ पे फास्टर है, यहाँ लार्जेस्ट है। एक बात याद रखिए, जब दो ही चीजों में कंपैरिजन हो रहा है तो डिग्री तो कंपैरेटिव ही आएगी। यहाँ फास्टर और यहाँ लार्जेस्ट की जगह पर आप कर देंगे लार्जर, तो कंपेयर कर लीजिए और बस जैसी सेंटेंस आपने कंपेयर किया सेंटेंस सही हो जाएगा। डिग्री हमेशा एक सेंटेंस में एक बराबर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ CD है, यहाँ SD है, ये गलत है। कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं, या तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव सुपरलेटिव, दोनों एक जगह पर एक बराबर होनी चाहिए। यहाँ कंपैरिजन है इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There has not been any rainfall in this part of the country since the last 3 years. Oh, since the last 3 years. यहाँ पे वो टाइम है, since का यूज कर रहा है। 3 years, 4 years, 5 years, इन सालों को जितने भी ईयर्स आपकी लिखी हैं, 3 years, 4 years, ये जितने भी ईयर्स लिखे हैं, साल लिखे हुए हैं, इनको आप गिन सकते हैं, काउंटेबल हैं ये। और काउंटेबल वर्ड के पहले हमेशा फॉर का यूज होना चाहिए। जब भी आप ऐसा टाइम देखें जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल यानी जैसे लिखा हुआ मंडे या लिखा हुआ ट्यूसडे या लिखा है जनवरी या फरवरी या 1999, ये टाइम ऐसे हैं जो गिन नहीं सकते। इनके पहले हमेशा आपको लगाना चाहिए सिंस, और जब आपको ऐसा टाइम मिले जिसे आप गिन सकते हो उसके पहले लगाना चाहिए फॉर। अब जैसे यहाँ लिखा है 3 years, 4 years, 2 weeks, 2 days, 3 seconds, ये सब गिनने वाले वर्ड है, तो गिनने वाली संख्याएं, तो इनको आप गिन सकते हो ना। इसके पहले हमेशा क्या लगाना चाहिए, फॉर। यहाँ पे लिखा है सिंस और ये सेंटेंस में यही गलत है। आई थिंक दोस्तों आपको ये सारी टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये बातें समझ में आई हैं और अगर आप हमसे और भी कुछ कंटेंट पे बात करना चाहें तो आप हमें रिव्यू ज़रूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कहीं ना कहीं एरर को फाइंड आउट करने की टेक्निक्स पसंद आई हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। मेरा फ़ोन नंबर और हमारे एकेडमी के नंबर भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप चाहें तो इसमें भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा भी आपको कंटेंट में, अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए आप हमें ज़रूर रिव्यू लिखें, हम आपको नए वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।